डेवलपमेंट जो है आप अगर केवल पर कैपिटा इनकम पे निकाले तो वहां पर आपकी बुक में एक एग्जांपल दे रखा है जिसमें आपका हरियाणा, केरला और बिहार के बारे में बताया हुआ है। आपने यह बताया कि 1 लाख रुपए हमने सब में इक्वल बांटे हैं या कैसे कैसे बटा हुआ है। आपने इंडिविजुअल इनकम बताई है पर इनकम कैसे बटी ये तो बताई नहीं। ये वाला मेथड तो बिल्कुल गलत है क्योंकि जहां पर ज्यादा लोग होंगे तो ज्यादा कमाएंगे, ये बात जरूरी नहीं है। जहां पर कम लोग हो वो ज्यादा कमाते हो, ये बात भी हो सकती है। आज तो आप देख लो भाई साहब आयरन मैन, और कल को आपको देखने को नहीं मिले कुछ भी तो ये बेकार है। जो टेक्नोलॉजी आप आज देख रहे हैं वो टेक्नोलॉजी आगे भी एग्जिस्ट करे, आगे भी जनरेशन देखे, यही है रोल सस्टेनेबल डेवलपमेंट का। हाय एवरीवन, क्या हाल चाल है आप सभी के। सो कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग बहुत मस्त होने वाले हो भाई साहब, क्योंकि आपकी जो प्रॉब्लम थी कि भाई क्वेश्चन तो 2 पार्ट होते हैं क्वेश्चंस के। मैंने आपको इससे पहली वीडियो में भी आपने सुना होगा कि भाई एक होते हैं एनसीईआरटी के क्वेश्चंस और एक होते हैं वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हम मतलब अपने को भी लगता है, ऐसा हमारे को भी लगता है कि भाई ये होंगे एग्जाम में आने वाले होंगे, और कुछ प्रीवियस क्वेश्चन होते हैं। दोनों को सेपरेटली इंट्रोड्यूस करेंगे, दोनों को सेपरेटली स्टडी करेंगे। फिलहाल बारी है अपने एनसीईआरटी के बैक एक्सरसाइज क्वेश्चन करने की। तो आज का जो टॉपिक है वो इकोनॉमिक्स का है और टॉपिक का नाम है डेवलपमेंट, यानी कि विकास। कैसे करने वाले हैं भाई, एनसीईआरटी के सारे बैक आंसर करेंगे। और मैं आपको बता दूं ज्यादातर क्वेश्चन उन पे जरूर फोकस कीजिएगा जिनके डायरेक्ट क्वेश्चन आने के चांस है। बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो एक्टिविटी बेस्ड होते हैं या आलतू फालतू जलालतू होते हैं, उन पर ध्यान नहीं देना है मेरे बच्चों। आगे चलिए क्या करेंगे, एक एक करके क्वेश्चन करते हैं। चलिए सबसे पहला क्वेश्चन पढ़िए, क्या है। डेवलपमेंट जो है ऑफ ए कंट्री कैन जनरली बी डिटरमाइंड बाय। जनरली क्वेश्चन पे ध्यान दीजिएगा, कभी भी ना ऐसा कूद नहीं पड़ते। क्वेश्चन को समझते हैं, प्यार से मोहब्बत कीजिए क्वेश्चन के साथ। क्या है, किसी भी देश की डेवलपमेंट अगर जनरली नापनी हो, मतलब ऑन एन एवरेज अगर सब लोग करते हो तो वो कैसे नाप सकते हैं, कैसे मेजर कर सकते हैं। पर कैपिटा इनकम। नाउ पर कैपिटा इनकम का मतलब है जोगिंदर सर की क्या इनकम है, जो जोगी की इनकम है ना, जो ऐसा मान लो राजू की इनकम है, मान लो आपके कुणाल सर की इनकम है, इन सब की इंडिविजुअल इनकम उससे पता चलता है। दूसरी चीज लिटरेसी रेट जो लेवल है, जोगी सर कितना पढ़े, राजू भाई कितना पढ़े, कुणाल सर कितना पढ़े। नेक्स्ट इज हेल्थ स्टेटस, कौन कितना फिट है, जोगिंदर सर कितने फिट है, राजू कितना फिट है, आपके कुणाल सर कितने फिट है। क्या लगता है आपको कौन ज्यादा फिट होगा, बताइए। मजबूती का सवाल है। सो ये सब बातों से भी पता लगा सकते हैं। तो देखिए डेवलपमेंट जो है आप अगर केवल पर कैपिटा इनकम पे निकाले तो वहां पर आपकी बुक में एक एग्जांपल दे रखा है जिसमें आपका हरियाणा, केरला और बिहार के बारे में बताया हुआ है। वहां पे क्या था, इनकम के मामले में हरियाणा आगे पर बाकी चीजों में हरियाणा पीछे। तो इनकम के बेस पर हम डेवलपमेंट डिसाइड नहीं कर सकते। वी नीड सम अदर फैक्टर्स आल्सो दैट इंक्लूड्स योर लिटरेसी लेवल, दैट इंक्लूड्स योर स्किल लेवल, दैट इंक्लूड्स योर क्या कहते हैं हेल्थ लेवल, सब कुछ। तो ऑल ऑफ दी अबव इज द करेक्ट आंसर। सर डेवलपमेंट आज एक तरीके से नहीं नापी जा सकती। ऐसा क्या, मान लीजिए अमीर आदमी करोड़ रुपया पड़ा है पर जूझ रहा है बीमारी से, किडनी फेल, कभी लीवर फेल, कभी बुखार, कभी ऐसा हैजा, कभी लूज मोशन, कभी बवासीर। समस्या ही समस्या। तो फिट होने का मतलब कोई देश डेवलप कब है, जब वो सब तरीके से डेवलप्ड हो, चाहे वो पढ़ाई की बात हो, चाहे वो इनकम की बात हो, चाहे वो हेल्थ की बात हो। ऑल ऑफ द अबव इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है, आगे चलते हैं। Which of the following neighboring countries has better performance in terms of human development than India? ऐसा देश जो हिंदुस्तान से ह्यूमन डेवलपमेंट ओवरऑल, ह्यूमन डेवलपमेंट क्या होता है अभी बताया। ह्यूमन डेवलपमेंट कई तरीकों से नापी जाती है। एक इनकम की बात करें तो इंडिया बहुत आगे हो जाएगा, बट अगर अदर फैक्टर्स को भी देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि यहां पर एक पड़ोसी देश जो है वो बाजी मार रहा है। क्या होगा, देखिए ये बुक में है, अब आपको चैप्टर ऐसे याद रखना पड़ता है। मान लो ऐसा क्वेश्चन आ गया तो आप क्या देखेंगे कि भाई देखिए ग्रॉस नेशनल इनकम देख लीजिए। अब आप श्रीलंका, हमारी लाइफ एक्सपेक्टेंसी 70 साल ऑन एन एवरेज, 70 77, 6.5% हमारा बच्चा जाए, वहां पर ज्यादा बच्चा आ रहा है पढ़ने को। वर्ल्ड रैंक इंडेक्स, अब आप बोलोगे सर नंबर यहां ज्यादा, इंडिया को आगे कर दो। अरे 1 2 3 से शुरू करेंगे तो पहले 130 आ जाए, 73 यानी कि हमसे आगे है कौन, श्रीलंका। ठीक है, कौन है, श्रीलंका। ठीक है, ऑप्शन ये वाला करेक्ट है। आगे चलते हैं, मुस्कुराते रहो, बीच बीच में हंसते रहो। एज्यूम देयर आर 4 फैमिलीज इन अ कंट्री। मान लीजिए देश में एक देश में 4 फैमिलीज है, उनकी एवरेज पर कैपिटा इनकम मान लीजिए, या एवरेज इनकम या फिर पर कैपिटा इनकम इज 5000। ओके, उसकी इनकम है 5000।
अगर परिवार 3 की फैमिली की इनकम उसने बता दी है, आपको पता करना है 4th फैमिली की इनकम। चलिए कोई बात नहीं, सिंपल सी बात है, मैं इसको आपको सिखाने का प्रयास करता हूं बहुत इजी टर्म भाषा में। देखिए क्या होता है, पहले तो ये सुन लीजिए कि एवरेज इनकम इज ऑल्सो कॉल्ड पर कैपिटा इनकम। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। कैसे कैलकुलेट करते हैं? टोटल इनकम ऑफ ए कंट्री, टोटल इनकम ऑफ ए कंट्री डिवाइडेड बाय टोटल पॉपुलेशन। ठीक है, चलिए अच्छी बात है, आ जाते हैं, कैलकुलेट करते हैं जरा अब इस पे थोड़ा सा। तो यहां पर आपकी एवरेज इनकम क्या है? 5000 है। क्या है? 5000 है। झूठ तो नहीं बोल रहा मैं, झूठ बोल रहे तो ऐसा बता देना। हाँ, टोटल इनकम ऑफ ए कंट्री, टोटल इनकम के देख लीजिए क्या है भाई। टोटल इनकम एक व्यक्ति की है 4000, एक की है 7000 और एक की क्या है, साथ साथ प्रैक्टिस करते रहिए, 3000। और हमें 4th वाले की पता करनी है, मान लेते हैं x है उसकी। ठीक है, डिवाइड करते हैं बाय द टोटल पॉपुलेशन। कितने लोग रहते हैं एक देश में? 1 2 3 और 4। ठीक है, जब इस 4 को यहां ले जाओगे तो बन जाएगा 20,000 मेरे यार। उधर क्या बच गया बच्चों? 4 7 और 4 11 और 3 14,000। सही बात है कि नहीं? है ना? प्लस आपका x ये इधर जाएगा तो क्या बचेगा? 6,000 इज इक्वल टू x। x क्या था? 4th मेंबर। आंसर क्या निकला? 6,000। बोलो सच है कि नहीं? खाओ मां कसम, सच है कि नहीं? झूठ तो नहीं बोला ना मैं? देख लो, कैलकुलेट कर लो आसानी से। चल भैया आगे चलते हैं। व्हाट इज द मेन क्राइटेरिया यूज्ड बाय द वर्ल्ड बैंक इन क्लासिफाइंग डिफरेंट कंट्रीज? व्हाट आर द लिमिटेशंस ऑफ दिस क्राइटेरिया इफ एनी? क्या, किस बेस पर वर्ल्ड बैंक ने कंट्रीज को क्लासिफाई किया है, कौन रिच है कौन पुअर है? अगर आपको लगता है ठीक है तो कोई बात नहीं, इफ यू फील देयर आर सर्टेन लिमिटेशन है तो बताओ कौन सी है। तो देखिए ऐसा है, द मेन क्राइटेरिया यूज्ड बाय द वर्ल्ड बैंक इन क्लासिफाइंग कंट्रीज वाज द, क्या लिया था? पर कैपिटा इनकम और एवरेज इनकम, ये क्राइटेरिया लिया था। इस क्राइटेरिया के हिसाब से जिन कंट्रीज की पर कैपिटा इनकम डॉलर, यूएस डॉलर 49,300, 49,300 या इससे ज्यादा होगी वो कहलाएंगे क्या बच्चों? रिच कंट्रीज या फिर हायर इनकम कंट्रीज। और जिनकी इनकम यूएस डॉलर 2500 से कम होगी वो कहलाएंगे लो इनकम कंट्रीज। इंडिया इनमें से किसी में नहीं आता है। तो इंडिया किस में आता है? कितनी यूएस डॉलर है? फटाफट कमेंट में सारे बच्चे लिखो। लिमिटेशंस होंगी, बिल्कुल होंगी, क्योंकि जब जब हमने पर कैपिटा इनकम बेस पे, इनकम मतलब पर कैपिटा इनकम बेस पे किसी भी देश को कंपेयर किया है तो दिक्कतें आई हैं। दिक्कतें क्यों आई हैं तो सुनिए, देयर आर सर्टेन अदर फैक्टर्स ऑल्सो, वो भी फैक्टर्स होते हैं, तो ध्यान से सुनिएगा। इस पर कैपिटा इनकम से, एक एक आदमी की इनकम से, क्या आप ये बता सकते हैं कि सब लोगों में कैसे कैसे इनकम बटी? आपने तो प्रति व्यक्ति आय यानी पर इंडिविजुअल कैपिटल बताई है। आपने ये बताया कि 1 लाख रुपए हमने सब में इक्वल बांटे हैं या कैसे कैसे बटा हुआ है। आपने इंडिविजुअल इनकम बताई है, पर इनकम कैसे बटी ये तो बताई नहीं। It hides disparities among people that it cannot determine the exact level of development in the country. In short, the per capita income method cannot determine the exact development of a country because health भी है। कोई इंसान करोड़ रुपया कमा रहा है, बीमार पड़ा हुआ है, क्या फायदा है? कोई इंसान कितना ही पैसा कमा रहा है पर उसके लिटरेसी रेट बेकार है, क्या फायदा है? तो वो फैक्टर्स। इफ कंट्रीज हैव आइडेंटिकल एवरेज इनकम, मान लीजिए कि एक देश ए है एक बी है, इसकी एवरेज इनकम 12,000 आती है, इसकी भी एवरेज इनकम 12,000 आती है, पर यहां पे जो सैलरी है किसी की 10,000, किसी की 11, किसी की 12, किसी की 13 है, और यहां पर 1,000 है, सीधा 5,000 है, फिर सीधा 8,000, मानो ऐसे जैसे एवरेज लगा लो कि 500 500 और ऐसा बचा हुआ रिमेनिंग है। तो भाई यहां तो आप देखेंगे वहां तो एक ठीक चल रही है, किसी की 10 11 12 आसपास है ना, ठीक है, बट कहीं पर 500 500 और 1 लाख, तो ये जो डिस्पैरिटी है ये आपको देखने को मिलेगी। तो ऐसे में देश उस कंट्री को प्रेफर करेंगे जहां पर किसी की रिचनेस इतनी ज्यादा हो, किसी की कम हो, ऐसे वाले को नहीं, बल्कि ऐसे वाले को जहां पर सबको इक्वल ही इनकम डिस्ट्रीब्यूट होती हो। क्योंकि भाई ऐसा क्या फायदा, एक देश में अमीर है तो इतने अमीर है कि गरीब भूखे मर रहे हैं, ऐसी अमीरी भी नहीं मांगती ना देश को। तो क्लियर है कि नहीं क्लियर है? ये लिमिटेशंस है, ये लिमिटेशंस है। चलो इन शॉर्ट करके बताते हैं आपको, भूल जाओगे नहीं तो। वर्ल्ड बैंक ने चलिए
वर्ल्ड बैंक ने जो मेथड अपनाया, मेथड यूज्ड फॉर डिटरमाइनिंग डेवलपमेंट ऑफ ए कंट्री, वो अपनाया बच्चों क्या? एवरेज इनकम या पर कैपिटा इनकम। ठीक है, इसकी अपनी लिमिटेशंस हैं। एग्जैक्ट इनकम डिटरमाइन नहीं होती है, एग्जैक्ट डेवलपमेंट वो भी डिटरमाइन नहीं होती है। एग्जाम्पल लिया है हमने किसका? 2 कंट्रीज का। तो इसमें मान लो ए है, बी है, तो हम क्या करेंगे? हम उस कंट्री को प्रेफर करेंगे बच्चों, हम उस कंट्री को प्रेफर करेंगे। प्रेफरेंस किस कंट्री को मिलेगी? किस कंट्री को मिलेगी बच्चों? जिसकी इनकम इक्विटेबल टाइप की होगी, बराबर बराबर सी होगी। क्लियर है? आगे चले, मजा आ रहा है? आगे चलते हैं फिर। चलिए, इन व्हाट रिस्पेक्ट इज द क्राइटेरिया यूज्ड बाय द यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम फॉर मेजरिंग डेवलपमेंट डिफरेंट फ्रॉम द वन यूज्ड बाय द वर्ल्ड बैंक? देखिए, वर्ल्ड बैंक ने जो यूज किया है वो किया पर कैपिटा मेथड। ठीक है, ये मेथड। यूएनडीपी ने क्या यूज किया है? उसने कुछ जो है ओवरऑल डेवलपमेंट पे ध्यान दिया है। जैसे कि इन्होंने यहां पे देखा एजुकेशन लेवल क्या है लोगों का, ठीक है, उन्होंने देखा हेल्थ स्टेटस क्या है, उन्होंने देखा पर कैपिटल क्या है, पर कैपिटा क्या है। तो यूएनडीपी ने टोटल 3 मेजर्स के बेस पर किया, और वहीं वर्ल्ड बैंक ने सिंगल एंड सोनली ऑन द मेथड बेसिस ऑफ पर कैपिटा इनकम और एवरेज इनकम मेथड पे किया। तो ये डिफरेंस दोनों में देखने को मिलेगा। क्लियर है? आगे चलिए, व्हाई डू वी यूज एवरेजेस? हम एवरेज क्यों यूज कर रहे हैं? आर देयर एनी लिमिटेशंस टू देयर यूज? क्या एवरेज को यूज करने से कुछ नुकसान है? अपने एग्जाम्पल भाषा शब्दों में जो बताना है बता दीजिए। देखिए, अगर मैं इस एवरेज की याद दिलाऊं तो इस एवरेज का जिक्र इसलिए उठा था क्योंकि इससे पहले आप टोटल इनकम को कैलकुलेट कर रहे थे कि किसी देश की टोटल इनकम क्या है। अगर उस देश की टोटल इनकम ज्यादा है तो वो देश रिच है, किसी देश की टोटल इनकम कम है तो वो गरीब है। अब ऐसे में जो प्रॉब्लम अराइज हुई, अगर मैं इसको थोड़ा सा यहां पर आपको समझाने जाऊं तो सबसे पहले हमने शुरुआत की थी हमारे बच्चों, हमने शुरुआत की थी टोटल इनकम मेथड से। टोटल इनकम मेथड हम कैलकुलेट कर रहे हैं कि इस तरीके से हम देख लेते हैं कि कौन सा कंट्री रिच है, कौन सा पुअर है। फिर मेथड निकल के आया हमारा क्या? एवरेज इनकम मेथड। हमने बोला कि इसमें लिमिटेशंस थी, करेक्ट है, हमने बोला इसमें लिमिटेशंस थी। लिमिटेशंस क्या थी वो भी बताऊंगा। इसमें लिमिटेशन ये थी कि पॉपुलेशन अगर किसी कंट्री की ज्यादा हुई, हाई है, तो ऐसे तो वो रिच हो जाएगा, ऐसे तो वो क्या हो जाएगा? हाई कंट्री पॉपुलेशन क्या हो जाएगा बच्चे? रिच हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल आप डिफरेंस समझ लीजिए यूएसए और इंडिया का। इंडिया में यूएसए से ज्यादा पॉपुलेशन, तो इंडिया रिच होना चाहिए था, बट इंडिया तो है ही नहीं यूएसए के मुकाबले, तो यूएसए रिच है। तो इसका मतलब ये वाला मेथड तो बिल्कुल गलत है, क्योंकि जहां पर ज्यादा लोग होंगे तो वो ज्यादा कमाएंगे, ये बात जरूरी नहीं है। जहां पर कम लोग हो वो ज्यादा कमाते हो, ये बात भी हो सकती है। वो मेथड हुआ फेल। ये लिमिटेशन की वजह से आया भाई साहब एवरेज इनकम मेथड। अब ये लिमिटेशन यहां भी आपको देखने को मिलेंगी, यहां की भी अपनी लिमिटेशंस है, वो मैं आपको बता चुका हूं। लिमिटेशंस क्या है कि भाई आप हेल्थ को कैसे इग्नोर कर देंगे, वो भी जरूरी है। दूसरा, आप एजुकेशन को कैसे इग्नोर कर देंगे, वो भी जरूरी है। आपके पास तीसरा मेथड था इनकम का, अब आप इनकम मेथड पे कर रहे हैं, ठीक है। तो बाकी ये दो क्या तंदूर में भुने जाएंगे? नहीं, ये 2 मेथड भी रहेंगे। तो एवरेज इनकम की लिमिटेशंस तो है। आ जाओ, तो मेरी बात ध्यान से सुनिए। कंट्रीज, हर देश की अपनी अपनी पॉपुलेशन है, तो टोटल इनकम से तो बिल्कुल हमको रिजल्ट नहीं पता चल रहा था कि एक पर्सन कितना कमा रहा है।
हमने सबकी इनकम जोड़ के लेके आ गए। आपने बोला मुझे एक एक की इनकम जाननी, बोला वो तो नहीं पता, मैं तो टोटल इनकम लाया हूं, तो उससे नहीं पता चलता है। हेंस वी कंपेयर एवरेज इनकम कंपेयर करना शुरू किया। एवरेज इनकम क्या होता है? पर कैपिटा इनकम। हाउ वी कैलकुलेट दिस? बाय द टोटल इनकम ऑफ ए कंट्री डिवाइडेड बाय टोटल पॉपुलेशन ऑफ ए कंट्री। लिमिट है, लिमिटेशन है, यस। व्हाइल एवरेजेस आर यूजफुल फॉर कंपैरिजन, दे ऑल्सो हाइड डिस्पैरिटीज। डिस्पैरिटीज मतलब भाई मुझे ये कौन बताएगा कौन कितना एजुकेट है, मुझे ये कौन बताएगा कौन कितना फिट है, ये तो बता ही नहीं रहे। तो आइए फॉर एग्जांपल दो कंट्री है, दो कंट्रियों की आपको इनकम दे दी है 9,000, 11,500, 12,000, 13,000। एवरेज इनकम निकालोगे तो आपको 12,000 आती है। वहीं बी की देखेंगे 500, 1,000, 2,500, 5,500, 50,500, इनकी भी 12,000 आती है। दो कंट्री और दोनों की एवरेज इनकम जो है वो 12,000 है। तो मैं इसमें जाऊं कि इसमें जाऊं? तो ये बात पता कैसे चलती है? इनकी इनकम पर कैपिटा को देख के देख रहे हैं। कैसे पता चल रही है कि भाई मैं प्रेफर करूंगा ऐसा कंट्री जिसमें आपकी इनकम जो है वो सही सही चल रही हो, खराब ना हो, जिसमें आपकी हेल्थ सही सही चल रही हो, वो खराब ना हो। मैं देखूंगा उसको जिसमें एजुकेशन सब सही हो। अब देखो यहां आप देख रहे हैं और यहां आप देख रहे हैं, पहले तो आप इनकम ही देख लीजिए। सबसे बड़ी बात, द एवरेज इनकम ऑफ बोथ द कंट्रीज आर 12,000, बट पर्सन विल प्रेफर कंट्री ए बिकॉज बी कंट्री हैज डिस्पैरिटीज। बी कंट्री में डिस्पैरिटीज है, क्यों है? कोई 500 कमा रहा है तो ऑब्वियसली बात है उसकी हेल्थ स्टेटस भी नहीं मेंटेन कर पाता होगा। कोई व्यक्ति 1,000 पे है, वहां देखिए 9, 11.5, 12, एक इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन बना हुआ है। एक इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन बना हुआ है। यहां पे मैंने कहीं बी तो नहीं लिख दिया, सॉरी। मैं इस वाली कंट्री को प्रेफर करूंगा। मैं आपको पहले बता दूं, अगर वहां से मैंने जल्दबाजी में बोल दिया हो तो ए को प्रेफर करूंगा जहां इक्विटेबल होगा, जिसमें इक्विटेबल होगा उसको प्रेफर किया जाएगा। ऐसा रिच पुअर का नहीं, कहीं कंफ्यूज हो जाए। मैंने अभी भी बोल रहा हूं, कंफ्यूज मत होना, कहीं यहां से कंफ्यूज हो जाओ तो। ठीक है, क्लियर है? हम किस कंट्री को चुनेंगे जहां पर डिस्पैरिटीज कम से कम होंगी, और बी में बहुत ज्यादा है, क्योंकि आप देखेंगे कोई 500 कमा रहा है, कोई 50,000, कम से कम यहां इक्विटेबल तो बना हुआ है, इक्विटेबल तो बना हुआ है। चले आगे चलते हैं। केरला विद लोअर पर कैपिटा इनकम हैज अ बेटर ह्यूमन डेवलपमेंट रैंकिंग देन हरियाणा। अगर आपने बुक में पढ़ा हो तो हरियाणा कमाता जरूर ज्यादा है, पर वहां पे लिटरेसी रेट बहुत कम है, हेल्थ स्टेटस का इशू है। हेंस पर कैपिटा इनकम इज नॉट अ यूजफुल क्राइटेरिया, हेंस प्रूव्ड that should not be used to compare, and it should not be used to compare with states। स्टेट को कंपेयर करना हो तो आप इनकम को मत लीजिए, क्योंकि हरियाणा का एग्जांपल हम देख चुके हैं विद द केरला कंपैरिजन, कि भाई हमें देखा कि केरला बेशक इनकम में कम हो, बाकी चीजों में ज्यादा है। तुम्हें थोड़ा थोड़ा सब कुछ मिले या एक बहुत ज्यादा मिले, आप खुद फैसला कीजिए। डू यू एग्री और नॉट, डिस्कस कीजिए। यस आई एम एग्री, आप ऐसा लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि आपके पास पैसा अगर है, हरियाणा के पास पैसा अगर है, तो क्या हरियाणा पॉल्यूशन फ्री एनवायरमेंट खरीद सकता है अपने लिए? क्या अगर हरियाणा के पास पैसा है तो क्या वो अपने आप को बड़ी बड़ी नहीं भैया, बड़ी बड़ी बीमारी से बचा सकता है? बात करें क्या इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट को घटा सकता है? केरला ने घटा के दिखाया। केरला पे तो पैसा नहीं है हरियाणा जितना, बट लो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट है। हेल्थ एंड एजुकेशन इंस्टीट्यूशन, कितने कॉलेज हरियाणा में, कितनी एजुकेशन है बताइए, कितना % लिटरेसी है, कितने लोग हेल्दी है, ये सब केरला में दिख रहा है। और यहां तक कि पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, पीडीएस, राशन की दुकानें, भाई आपने दुकानें खोली, लाख खोल दीजिए, पर लोगों तक एक्चुअल में नहीं पहुंची, तो उस पीडीएस का फायदा क्या? केरला में आई, केरला में लोगों ने प्रॉपर तरीके से चलाना था, प्रॉपर पीडीएस चला, प्रॉपर राशन दुकानें खुली, लोगों में अनाज डिस्ट्रीब्यूट हुआ, लोगों को न्यूट्रिशन डाइट मिलने लगी, लोगों को खाना मिलने लगा तो बीमारी कम मिलने लगी, बचा हुआ पैसा जो बीमारी पे लगाते थे पढ़ाने पे लगाने लगे। तो इस तरीके से केरला डेवलप्ड होता गया, और हमें यह पता चल गया कि इनकम इज नॉट द करेक्ट मेथड नापने के लिए। आप एग्जाम्पल लिख सकते हैं हरियाणा और केरला का। आगे चले, फाइंड आउट द प्रेजेंट सोर्स ऑफ एनर्जी दैट आर यूज्ड बाय द पीपल इन इंडिया एंड व्हाट कुड बी द अदर पॉसिबिलिटीज आफ्टर 50 इयर्स फ्रॉम नाउ। देखिए मेरी बात सुनिए, आज की डेट में आप क्या यूज कर रहे हैं? इलेक्ट्रिसिटी, कोल, क्रूड ऑयल, काउ डंग, सोलर एनर्जी, ये सब हम यूज कर रहे हैं, आज कर रहे हैं। पेट्रोल वेट्रोल हम सब ये क्रूड ऑयल में आता है, ठीक है। इन 50 इयर्स अगर ऐसा ही चलता रहा तो ध्यान रखिए ये तो खत्म होंगे, ठीक है। बट बात सुनिए, 50 ईयर अदर ऑप्शन माइट इंक्लूड, तो ये खत्म होंगे तो नए ऑप्शन आएंगे। तो हो सकता है कि आप न्यूक्लियर एनर्जी से चल रहे हो, आप बायोडीजल से चल रहे हो, आप इथेनॉल से चल रहे हो, आजकल तो वाटर से चलने वाली गाड़ी आ गई है, बिजली से आपकी गाड़ियां चल रही, तो ऑप्शन ढूंढे जा रहे हैं। अब शुरुआत हो चुकी है उन ऑप्शन को ढूंढने की। और सुनिए, प्रेजेंटली जो फॉसिल फ्यूल की बात कर रहे हैं, जैसे कोल है, ऑयल है, पेट्रोल है, ये सब बहुत डिमांड में है, लोगों को हर जगह इन्हीं चीजों की डिमांड हो रही है। और प्रॉब्लम क्या है इंडिया के साथ कि इंडिया ने अभी तक
अपने पूरी तरीके से ना विंड एनर्जी को डेवलप किया है, ना सोर्स एनर्जी को डेवलप किया है, ना ही आप हाइड्रोजन के उस तरीके पे पहुंच पाए जिस तरीके से दूसरे देश पहुंच रहे हैं। सो हम चाहे इन सबको कम यूज कर रहे हो, हम ये हाइड्रो सब यूज कर रहे हैं, बट आप देखेंगे इट अपीयर्स दैट इंडिया हैज नॉट फुली डेवलप्ड देयर सोर्सेज ऑफ एनर्जी सच एज हाइड्रो, जियोथर्मल, विंड एंड सोलर पावर। समझ रहे हैं? तो आप यही बताएंगे कि आप प्रेजेंट में ये है, आगे ये आ सकते हैं, पर इनको हमने प्रॉपर डेवलप नहीं किया, कर लेंगे तो इनसे हम पूरी तरीके से निश्चिंत हो जाएंगे, कोई टेंशन नहीं है, पेट्रोल खत्म हो जाए कोई बात नहीं, हमारा शक्तिमान जिंदाबाद। ठीक है। व्हाई इज द इश्यू ऑफ सस्टेनेबिलिटी इंपॉर्टेंट फॉर डेवलपमेंट? पहले तो ये समझ लीजिए व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट, सतत विकास। सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है? सस्टेन करे वो डेवलपमेंट, जो ठहरे, जो डेवलपमेंट जो आपके पास है वो कल आपके बच्चों के पास भी हो और बना रहे, आगे उनके जनरेशन तक भी जाए, यही है सस्टेनेबल चीज। और डेवलपमेंट के मामले में ये है, जो डेवलपमेंट आज आपके साथ हुआ है, प्रेजेंट जनरेशन जो देख रही है, जो गाड़ियां, बंगले, जो बिल्डिंग्स, रोड्स, मेट्रोज, फ्लाईओवर, शिप्स, जो आप टेक्नोलॉजी देख रहे हैं, वो सब आगे भी चले विदाउट कंप्रोमाइजिंग द एबिलिटी ऑफ द फ्यूचर जनरेशन टू मीट देयर ओन नीड्स। ऐसे नहीं, आज तो आप देख लो भाई साहब आयरन मैन, और कल को आपको देखने को नहीं मिले कुछ भी, तो ये बेकार है। जो टेक्नोलॉजी आप आज देख रहे हैं वो टेक्नोलॉजी आगे भी एग्जिस्ट करे, आगे भी जनरेशन देखे, यही है रोल सस्टेनेबल डेवलपमेंट का। हाउएवर आप देखेंगे आज 20वीं सेंचुरी के सेकंड हाफ में साइंटिस्ट जो है बहुत रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि भाई वार्मिंग, कि भाई किस सिचुएशन के लिए, कि भाई ऐसा है कि जो आप प्रेजेंट टाइम में जिस तरीके से यूज कर रहे हैं, जिस तरीके से रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, ऐसे ही चलता रहा तो ये खत्म हो जाएंगे। फॉर एग्जांपल आपका ग्राउंड वाटर जो है, आपको पता है कि भाई बारिश होती है, सब कुछ चल रहा है, पर आज टाइम पर बारिश नहीं होती है। ग्राउंड वाटर के लेवल जो है, वाटर टेबल जो वो ग्राउंड में कम होता जा रहा है। पहले थोड़ी जमीन की खुदाई पर पानी निकल आता था, अब नहीं आता है, तो ये एक प्रॉब्लम है। ठीक है। और क्या है कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन, जो है जो एनवायरमेंट को नुकसान हो रहा है। ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ भारत का ही पानी है, पानी तो पानी है, पूरे अर्थ पर ही उतना लिमिटेड है ना, पूरे अर्थ पर लिमिटेड है। तो यूएसए क्या और पाकिस्तान क्या, श्रीलंका क्या और रशिया क्या और इंडिया क्या, सबके लिए। तो ये जो एनवायरमेंट में जो नुकसान है, ये देश नहीं देखता, राज्य नहीं देखता। दिस इशू इज नो लॉन्गर रीजन और नेशन स्पेसिफिक, ये हमसे रिलेटेड नहीं है, पूरे सब धरती की समस्या है। सो अवर फ्यूचर इज लिंक्ड विद टुगेदर, हम सबका भविष्य एक साथ जुड़ा हुआ है। भाई देखिए अमेरिका में जब डेवलपमेंट हुई तो अमेरिका ने ट्रेड कर रहे हैं, रशिया ट्रेड कर रहा है, उसका फायदा उन देशों को मिल रहा है जो उनके साथ चल रहे हैं। तो सब देश तो एक दूसरे जुड़े हुए हैं, हम भी अमेरिका के साथ डील करते हैं, हम भी रशिया के साथ डील करते हैं, वो सब चलता है। तो सस्टेनेबिलिटी ऑफ डेवलपमेंट इज कंपैरेटिवली अ न्यू एरिया ऑफ नॉलेज in which scientists, economists, philosophers and other social scientists are working together, जहां पर हम सब मिलकर काम कर रहे हैं, चाहे वो साइंटिस्ट हो, चाहे वो समाज सेवी हो, चाहे वो पीपल हो, चाहे वो नेशन हो, नेशनल गवर्नमेंट हो, कोई भी हो, हम सबको मिलकर काम करना पड़ेगा if we want to protect our resources for future generation। तभी आप जो है सस्टेनेबल डेवलपमेंट को समझ पाएंगे। चले आगे, चले, समझ में आएगी ना? मुस्कुराओ मुस्कुराओ मुस्कुराओ, सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात है। अर्थ हैज इनफ रिसोर्सेज to meet the needs of the people या फिर all, but not enough to satisfy the greed of even one person। धरती के पास इतना है कि वो सबका पेट पाल सकती है, इतने रिसोर्सेज हैं, कई कई सालों तक आपके दादाजी, दादाजी के दादाजी, उनके भी दादाजी, धरती पर सब चीजें चलती आ रही, हम यूज कर रहे हैं, हम सब जिंदा है, पीढ़ी दर पीढ़ी चलते जा रहे हैं। पर लालची का कुछ नहीं है। लालची का मतलब ये कि मान लो कोई पेड़ है, मेरे खेत में 50,000 पेड़ खड़े हुए, चल रहा है, तो जनरेशन एक पेड़ काटती है दिन में, लकड़ियां वकड़ियां अपना काम चलाती है, गृह गृहस्थी चलाती है, उसे बेचती है, पैसा आता है, जीवन चल रहा है। मुझे आया लालच, मैंने बोला यार आज ही कोठी बनानी है, आज ही जैगवार खड़ी करनी है घर पे, सारे पेड़ काट देता हूं, महंगे महंगे बिकेंगे। तो क्या हुआ, एक बंदे ने बोला साहब सोच समझ के आगे भविष्य में, मैंने कहा अरे छोड़ना यार, जनरेशन की किसको परवाह है, अभी तो अपने को कोठी बनानी है, अपने को ऑडी जैगवार चाहिए, क्या करना है। सारे पेड़ काट दिए, बेच दिए। अब अगले दिन मुझे नीड पड़ी, अब मेरे पास भाई साहब खाने के लिए कुछ नहीं है, अब मैं गाड़ी के आगे नीचे आके बैठूं, क्या उस बंगले में बैठूं, क्या फायदा। तो क्यों ये ऐसी बात की गई, क्योंकि लालची का कोई वो नहीं है। लालची तो व्यक्ति फिर सारे रिसोर्स खत्म कर देगा अपनी इच्छा पूरी करने में, बट धरती पर ऐसे लोगों की जरूरत नहीं है। सो हाउ इज दिस स्टेटमेंट रेलिवेंट टू द डिस्कशन ऑफ डेवलपमेंट, कैसे रिलेटेड? सुनिए, स्टेटमेंट ये बिल्कुल सही है। क्यों सही है? क्योंकि हम रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल दोनों रिसोर्सेज का यूज करते हैं अपनी जरूरतों को पूरा करने में। रिन्यूएबल रिन्यू हो रहे हैं, नॉन रिन्यूएबल रिन्यू नहीं हो रहे, जैसे कि पेट्रोलियम खत्म हो जाएगा। सो हर देश की डेवलपमेंट जो है रिसोर्सेज के यूज पर डिपेंड करती है। अमेरिका आज इसलिए डेवलप्ड है क्योंकि उसने अपने रिसोर्सेज को यूज किया है, एक टाइम बाद आएगा जब उन पर कुछ नहीं बचेगा। ठीक है। सो इन ऑर्डर टू मेंटेन अ बैलेंस बिटवीन द डेवलपमेंट, हमें बैलेंस बनाना होगा कि हमें कितनी डेवलपमेंट करनी है। एक्सट्रीम डेवलपमेंट के चक्कर में आज ही सब कुछ कर डालो, भाई आज कुछ हुआ है, अगर मुझे मान लो मेरी उम्र मान लो सपोज करो 60 साल तक मैं जिंदा रहना हूं, मैं दिन का एक रोटी खाता हूं,
तो 12 रोटी ऐसा 30 रोटी हो गई मेरा 30 दिन में, 360 रोटी हो गई साल में, ऐसा 60 साल तक की एज का लगा लो। मान लो कि 2000 रोटी खानी है, मैं आज खा सकता हूं बैठ के 2000 रोटी, कल को आटा खत्म हो जाएगा आज ही खा लूं, ये नहीं हो सकता। सो हमें वो बैलेंस बनाना होगा, इसके लिए हमें वी मस्ट यूज देम, हम उन्हें यूज इस तरीके से करें, प्रोटेक्ट करें ताकि वो आगे बने रहे। अगर नहीं करेंगे तो खत्म हो जाएंगे। सो वी मस्ट सेव आवर रिसोर्सेज टू मेंटेन द सस्टेनेबल डेवलपमेंट सो दैट दिस लेवल ऑफ डेवलपमेंट टू गो फर्दर और एटलीस्ट मेंटेन। ये रिसोर्स लिए बचाने जरूरी है ताकि ग्रोथ होती रहे, रुके ना, रुक गई तो फिर देश खत्म। सो ओवर यूज करना किसी भी रिसोर्सेज का आपको इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन कर सकता है, जिसकी वजह से प्रेजेंट जनरेशन भी खतरे में आएगी और फ्यूचर के लिए भी कुछ नहीं बचेगा, ठेंगा बचेगा। समझ में आ गई कि लालची नहीं बनना है, वाइजली और ढंग से यूज करना है। सो होमवर्क की बात करते हैं। मैंने आपको डेवलपमेंट चैप्टर में बताया, सीधी सी बात है, आपको देखा होगा डेवलपमेंट गोल्स पर जरूर ध्यान दीजिएगा, हर एक बंदे का अपना गोल्स होता है, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन इनकम एंड अदर क्राइटेरिया जो कंपेयर करने के हैं वो जरूर पढ़िएगा। आपको सस्टेनेबल डेवलपमेंट जरूर पढ़ना है, इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हैं सब करने हैं, ठीक है। साथ ही साथ आपको क्या करना है, एवरेज इनकम की डेफिनेशन जरूर याद करनी, इसका क्वेश्चन बनता है, पर कैपिटा इनकम का क्वेश्चन बनता है, बिल्कुल करेंगे, इनकम कैलकुलेट करने के लिए भी आई थी। सो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। कहानी खत्म होती है और मिलेंगे नेक्स्ट कहानी नेक्स्ट चैप्टर में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू बच्चों। मुस्कुराते रहिए और देखते रहिए अपनी एनसीईआरटी बैक एक्सरसाइज, बहुत जल्दी ऐसे चुटकियों में खत्म कर लेते हैं हम एक्सरसाइज, कुछ नहीं है। तो बताइएगा जरूर कैसी लगी एक्सप्लेनेशन, सब कुछ समझ में आया कि नहीं आया, एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चंस क्लियर हो गए कि नहीं हो गए। अब तो मुश्किल नहीं लग रहे एनसीईआरटी के क्वेश्चन, टॉपिक अंदर से ही है, मतलब क्वेश्चन के जो आंसर है वो टॉपिक के अंदर से ही है। इसका मतलब है कि जो ओगी सर कहते थे कि भाई एनसीईआरटी को बहुत अच्छे से पढ़े, ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करने का मतलब ये नहीं है कि आप एनसीईआरटी छोड़ दें हम तो क्वेश्चन कर लेंगे, शायद डायरेक्ट वहां से आते नहीं। आपको इंटरनल चैप्टर की पढ़ाई अच्छे से आनी चाहिए, स्टोरी अच्छे से पता होनी चाहिए। मैं यही विश करता हूं कि आप लोग इस चीज को फुलफिल करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर बच्चों।